हम जवाब चाहते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से हिमंता बिस्वा शर्मा जी की सरकार में बैठे लोगों से कि आखिर क्या वजह रही कि यहाँ के इरिगेशन पॉलिसीज जो घोषणाएं की थी उसके संबंध में जो प्रोग्राम बनाने की बात की थी वो आज तक अधूरे हैं। एसटी स्टेटस को लेकर सबसे बड़ा संघर्ष जो चल रहा है वो एक कम्युनिटी कोच राजवंशी कम्युनिटी का चल रहा है। उनसे हर चुनाव से पहले बीजेपी की सरकार ने झूठे वादे करके उनके वोट को हासिल करने का प्रयास किया, लेकिन आज एक कम्युनिटी पूरे तौर पर अपना अधिकार लेने के लिए लड़ाई लड़ती रहे कांग्रेस के दबाव के बावजूद भी, और कांग्रेस उनके साथ में खड़ी है उनके अधिकार को दिलाने के लिए, तो मजबूर होकर एक रिपोर्ट पेश कर दी गई। लेकिन ना ही तो रिकमेंडेशन असेंबली में आया और ना ही ऐसी कोई भी बात लोकसभा या राज्यसभा के पटल पे गई। आखिर कौन लोग जिम्मेदार हैं? ये वो लोग हैं जो एक पूरे ट्राइबल कम्युनिटी के विरोधी हैं, जो बीजेपी की सरकार में बैठे हैं। हम सवाल पूछते हैं इस सरकार से, हिमंता बिस्वा शर्मा जी जरूर जवाब दें कि क्या उनके निजी कारण है, क्या उनके निजी मतभेद हैं कोच राजवंशी कम्युनिटी से? आखिर क्यों वो इस कम्युनिटी को परेशान कर रहे हैं और इनको उनका अधिकार देने में असफल इनकी सरकार निरंतर हो रही है? ये कोई वजह है या राजनीतिक विषय बना लिया है? उनको उनका अधिकार नहीं देना है, जैसे देश भर के आदिवासियों की जमीन छीनने का काम ये सरकार करती है, पट्टे छीनने का एक सरकार करती है काम, उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का काम करती है सरकार। इसकी प्राथमिकता में आदिवासी है या नहीं है, इंडिजिनियस कम्युनिटी है या नहीं है, ये आज बड़ा सवाल है। आप कनेक्टिविटी की बात करते हैं, सड़कों के बड़े बड़े प्रचार करते हैं, विज्ञापन देते हैं केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर, ऐसे ही दूसरे राज्य सरकार की नीतियों को लेकर, लेकिन आज यहाँ पर अगर चंपा विद्यापुर ब्रिज अधूरा है, अधूरा क्या जिसकी शुरुआत भी नहीं हुई है, तो बहुत बड़ा विषय खड़ा होता है कि आपकी प्राथमिकता कनेक्ट करने की है बोगाई गांव को आसाम से या नहीं है। लोगों को दूसरे क्षेत्र में काम धंधा आसान बने, इसके लिए उनका आवागमन जो है वो अगर नहीं होता है तो वो सिर्फ परेशान रह सकते हैं। आज यहाँ के बच्चे को ये मालूम है कि चंपा विद्यापुर ब्रिज जो है वो आज बारिश के मौसम में उसकी अहमियत कितनी पता चलती है जब पूरी तरह से कनेक्टिविटी टूट जाती है। ऐसे में सरकार की क्या प्राथमिकता है? स्टूडेंट्स, पेशेंट और लोग रोज सफर करने वाले इस पूरे के पूरे मानसून में सफर करने को मजबूर हो जाते हैं, मतलब पीड़ा के साथ, कि वो क्या करें। एक ऐसे ब्रिज की मांग जो निरंतर कांग्रेस पार्टी ने भी उठाई है जनता के साथ मिलके, इस सरकार को उसकी अहमियत क्यों समझ में नहीं आ रही है? क्या ये सरकार गुवाहाटी में बैठकर बोगाई गांव को नजरअंदाज करके रखना चाहती है? क्या बोगाई गांव सिर्फ वोट के लिए एक जमीन बन के रह जाएगा इस बीजेपी की सरकार के लिए, या बोगाई गांव के लोगों को भी आसानी हो इसके लिए ऐसे ब्रिजेस, ऐसी कनेक्टिविटी की बात ये सरकार जो करती आई है धरातल पे भी करेगी या सिर्फ कोरी घोषणाओं में ये बन के रह जाएगा? ये आज एक बड़ा विषय है। फाउंडेशन स्टोन पॉलिटिक्स बीजेपी की पूरे देश के अंदर चर्चित है कि फाउंडेशन स्टोन लगा दिया, ये घोषणा कर दी, इसकी शुरुआत हो गई, खत्म कब होगा कोई टाइमलाइन नहीं है। तो यहाँ पर एक बड़ा विषय ये है कि फाउंडेशन कंप्लीट कब करेगी भारतीय जनता पार्टी, इसको लेकर कोई चर्चा नहीं होती है। कोरे वादे, आपके झूठे दावे, इससे आज लोगों की जिंदगी जो है उस पर असर पड़ रहा है। 108 के जो हमारे कर्मचारी हैं, चाहे आंगनवाड़ी के कर्मचारी हो, चाहे जो दूसरे कुक्स हैं, वो तमाम लोग जो काम कर रहे हैं जिनको हेल्थ का और न्यूट्रिशन का बैकबोन माना जाता है स्टेट का, उनसे हर चुनाव से पहले कहा जाता है कि आपको परमानेंट करेंगे। आज वो लोग मानने को तैयार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनका भविष्य कुछ इसी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि अब वो इन झूठे वादों से तंग आ चुके हैं। 108 हो या आंगनवाड़ी हो या कुक्स हो जो खाना बनाने का काम करते हैं, मिड डे मील वगैरह जैसी पॉलिसीज के लिए, आज उनके परिवार परेशान होके इस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने को मजबूर है, लेकिन मजबूरियां हैं कि वो सामने नहीं आ सकते। हम तो सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को देख के मांग कर रहे हैं आपसे कि कम से कम मानवता की बुनियाद के ऊपर हिमंता बिस्वा शर्मा जी इन 108 के परिवार वालों को, ऐसे ही आंगनबाड़ी और कुक्स के परिवार के लोगों पर तरस खा के इनको परमानेंट करने का काम कीजिए। आप नहीं करेंगे, कांग्रेस की सरकार आएगी, इनकी परेशानियों का हल जरूर होगा। ये सरकार पूरे देश में कई विषय को लेकर आज चर्चा में है। हिमंता बिस्वा शर्मा जी बयान देते हैं, उल जलूल बयान देते हैं, देश भर में हेडलाइन बनाते हैं और मुख्य मूल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका देते हैं, चाहे वो सांप्रदायिकता से भरे बयान हो या जिस भी तरह के बयान हो जो राजनीति के बहुत नीचे के स्तर के बयान होते हैं। लेकिन क्या उन्होंने कोई बयान दिया कि हमारे सरकार में, भाजपा की सरकार में जो ऐसा स्कैम हुआ, चलिए वो कह सकते हैं कि उनके मुख्यमंत्री बनने से पहले हुआ था, कार्रवाई तो उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद भी चल रही है। तो ये छोटी छोटी मछलियों को पकड़ के बड़े बड़े पॉलिटिकल अकाउंटेबल लोगों को छोड़ देना आखिर क्या दर्शाता है? कि ये सरकार ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है जो रिक्रूटमेंट स्कैम करके बैठे हैं। ऐसा ही रिक्रूटमेंट स्कैम से
से पूरे सिस्टम की बैकबोन टूटी है। एसआई रिक्रूटमेंट स्कैम मतलब सब इंस्पेक्टर पुलिस के स्कैम की बात करी जा रही है। अगर आप जिनके हाथ में लॉ ऑर्डर देना था उसी में स्कैम कर रहे थे तो फिर आपका लॉ ऑर्डर को चलाना असंभव है। और ऐसे में यह प्राथमिकता बताता है कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्राथमिकता सिर्फ भ्रष्टाचार है, ना कि पुलिस सिस्टम, ना किसी और तरह का एडमिनिस्ट्रेशन। जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई कब होगी ये शायद आज एक सपना बन के रह चुका है, क्योंकि कोई भी कार्रवाई ऐसी ठोस नहीं दिख रही है कि आप पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी को लेकर गृह विभाग के जो लोग जिम्मेदार थे, जो मुख्यमंत्री के लोग जिम्मेदार थे, उन पर कार्रवाई देखी जाए। हम मांग करते हैं जांच तेज हो और कार्रवाई हो, ताकि आसाम पे जो एक दाग लगाया है बीजेपी की सरकार ने, इसको हम तुरंत हटा सकें। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो जितने भी लोग इसमें दोषी हैं, जिन लोगों ने भी ऐसे एसआई स्कैम को अंजाम दिया है, उनकी खैर नहीं, वो सलाखों के पीछे होंगे। ऐसी सजा दी जाएगी जो मिसाली सजा बनेगी, जिसको देखने के बाद कोई और किसी भी तरह का ऐसा स्कैम जिससे युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो, जिससे सिस्टम से छेड़छाड़ हो या किसी भी तरह की गड़बड़ करने के पहले 10 बार सोचेगा। लेकिन ये सरकार, अगर हम बात करें कार्रवाई की, तो मुझे हैरत होती है कि कार्रवाई तो छोड़िए, इनाम दिया जाता है। इनाम कैसा दिया जाता है कि एक सुसाइड होता है, जोशीता दास सुसाइड केस, जो देश भर में चर्चा में आता है, और वो जिनके नाम लेता है, जो व्यक्ति चला गया इस दुनिया से मजबूर होकर आत्महत्या करने पे, जिस व्यक्ति का नाम लेता है वो एस्पिरेंट कैंडिडेट है और उसको बीजेपी के पोस्टर्स में देखा जाता है। वो बीजेपी के पोस्टर लगाता है, बीजेपी के झंडे लगाता है, बीजेपी के बैनर लगाता है, और अब एक विधानसभा अभयपुरी से टिकट मांग रहा है खुले तौर पे, और बीजेपी उसके टिकट को कंजर्व भी कर रही है। ये बीजेपी की प्राथमिकता, बीजेपी का गवर्नेंस के ऊपर कई तरह के सवाल उठाता है। स्कैम्स में कई तरह के आरोप जिस व्यक्ति पे लगे, जो विधायक यहाँ के, उसको लोकसभा का टिकट दिया जाता है और लोकसभा में भेजा जाता है। और यहाँ पर जब वो लोग सोचते हैं कि ठीक है विधानसभा से तो बाहर हुए, तो उन्हीं की पत्नी को टिकट देकर विधानसभा भेजा जाता है। आखिर क्या मजबूरी है बीजेपी आला कमान की ऐसे लोगों को संरक्षण देना, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना? कहीं ना कहीं बताता है कि बहुत कुछ लोग ऐसे हैं जो इस पूरे के पूरे भ्रष्टाचार के सिस्टम में ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं जिनके ऊपर बीजेपी कार्रवाई नहीं कर सकती, बल्कि इनाम देने को मजबूर होती है। मुझे बड़ा दुख हुआ यहाँ पर एक बात को देखकर कि बोगाई गांव जैसे क्षेत्र में, जहां गोल्डन लंगूर जैसी प्रजाति पाई जाती हो, जो आज एशिया में कहीं नहीं है, जिस गोल्डन लंगूर को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आ सकते हैं, ये सरकार उसके ऊपर ध्यान देने के बजाय ऐसे नजरअंदाज करके बैठी है जो बोगाई गांव का आइकन बन सकता, जो बोगाई गांव के लिए लोगों की एक तरह से कमाई बढ़ा सकता है, जिससे टूरिस्ट आएगा, टूरिज्म मैप पे बोगाई गांव चमकेगा। कांग्रेस की सरकार बनेगी, हम प्राथमिकता से टूरिज्म को डेवलप करने में गोल्डन लंगूर को प्रचारित करके बोगाई गांव में टूरिस्ट को लाने का काम करेंगे, ताकि वर्ल्ड मैप पे जैसे अफ्रीकन कंट्रीज को देखा जाता है वैसे बोगाई गांव को भी देखा जाए, और दुनिया भर का टूरिस्ट जब ये कहे कि हम भारत जा रहे हैं बोगाई गांव में गोल्डन लंगूर को देखने, तो यहाँ के लोगों की शान भी बढ़ेगी और लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी। ये पूरा का पूरा स्टेट हिमंत बिस्वा शर्मा जी की सरकार ने जिस तरह से बर्बाद किया है वो किसी के सामने नहीं है। बोगाई गांव को मैंने आपको बताया कि वो अछूता नहीं है, आप सब बार बार इस मुद्दे को उठाते भी हैं, लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार की प्राथमिकता क्या है। मुख्यमंत्री आसाम के हिमंत बिस्वा शर्मा जी सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिकता के लिए देश भर में जाने जा रहे हैं। इससे ज्यादा अपमान की बात किसी एक पार्टी के लिए क्या हो सकती है? आसाम का मुख्यमंत्री सांप्रदायिकता के लिए जाना जाए, जिनके बयानों पे बीजेपी को बैकफुट पे आना पड़े, लेकिन क्या मजबूरी है कि बीजेपी भी उन पर कार्रवाई करने में असक्षम है। ये उनका पैसा है या उनके पास कुछ ऐसे राज दबे हैं बीजेपी के कि जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी असमर्थ है उन पर कोई कार्रवाई करने पे। लेकिन जनता कार्रवाई करने को तैयार है, क्योंकि जनता एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पे नहीं देखना चाहती जो मुख्यमंत्री के पद पे रह के भेदभाव करे, सांप्रदायिकता को बढ़ाए और अपनी नाकामी छिपाने के लिए लोगों को लड़ाए। ये एक बड़ा विषय बन गया है देश भर में, जिनके कार्यकाल में जल जीवन मिशन जैसे स्कैम हो रहे हैं, जहां लोगों को पानी पीने का देना था वहां पर लोगों को खाली पाइपलाइन दी गई, वहां पर लोगों को पानी नहीं पहुंचाया गया, लोगों से पैसे वसूली की गई, लोगों के टैक्स पेयर्स के पैसे को एक जरूरी
पूरी पॉलिसी के जल जीवन मिशन के नाम पर बर्बाद कर दिया गया, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। आप पानी नहीं दे पा रहे हैं, उसके बावजूद भी वोट मांगने कैसे जाएंगे, ये बड़ा सवाल बनेगा। जब वोट मांगने जाएंगे तो लोग सवाल पूछेंगे कि आखिर आपने किया क्या। आज लोग आसाम में अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। आसाम में मर्जर के नाम पे, स्कूल्स के अमेलगमेशन के नाम पे इतने स्कूल्स बंद किए गए हैं, जो इस सरकार की प्राथमिकता को बताता है कि शिक्षा क्षेत्र में ये सरकार किसी भी तरह से गंभीर नहीं है, या यूं कहिए कि शिक्षा को खत्म करने में गंभीर है, ताकि निजी स्कूलों को फायदा पहुंच सके। एसएमई स्कूल्स बंद करके किन निजी स्कूलों को फायदा पहुंचाया जा रहा है? जो निजी स्कूल असम के मुख्यमंत्री के लोगों के हैं, हिमंत बिस्वा शर्मा जी के खुद के स्कूल्स हैं, जिनको फायदा पहुंचाने के लिए एक शिक्षा माफिया की तरह तरीके की पूरे असमी सरकारी स्कूलों को खत्म करने का काम किया जा रहा है। क्या असम के मुख्यमंत्री शिक्षा माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं? 8,000 स्कूल्स बंद किए गए 2024 तक। सरकार ने कहा कि हमने अमालगमेशन किया है, इसलिए काउंट दिख रहा है, लेकिन जब देखा जाता है तो तकरीबन 6,000 के आसपास स्कूल्स कम आते हैं। 2 साल बढ़ता है। एक बड़े मीडिया पब्लिकेशन ने, एक मीडिया हाउस ने एक खबर को छापा इसी 2 महीने पहले कि 11,000 स्कूल बंद हो चुके हैं। असम में 11,000 असमी सरकारी स्कूल बंद किए गए हैं। किसको फायदा पहुंचाया जा रहा है? असम के जो लोग हैं वो महंगी शिक्षा हासिल करें, शिक्षा माफियाओं को उनके स्कूल्स में जाने को मजबूर हो, इस तरह से फायदा पहुंचाया जा रहा है। मेरा सवाल है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी, जो सांप्रदायिकता की आड़ में अपनी नाकामियों को छिपाते हैं, शिक्षा माफियाओं को संरक्षण देने में इस तरह के स्कूल बंद कर रहे हैं, या वो खुद एक शिक्षा माफिया की तरह बिहेव कर रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। असम का युवा मन बना चुका है। बीजेपी की सरकार को मैं चेतावनी दे रहा हूं कि अंतिम महीने बचे हैं। असम के युवा के रोजगार का कोई इंतजाम कीजिए। ये सरकार असम के युवाओं को रोजगार देने में पूरी तरह से नाकाम हो गई। आज असम का युवा बेरोजगारी की मार खाता हुआ या तो आत्महत्या कर रहा है या असम से पलायन कर रहा है। बोगाई गांव का युवा यहां रोजगार नहीं मिल सकता, इससे परेशान है। रोजगार क्यों मिलेगा? एमएसएमई की जो ग्रोथ है वो कितनी स्लो है। सरकार अपने लोगों की ग्रोथ में लगी है, मंत्रियों की ग्रोथ में लगी है। मुख्यमंत्री के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनके पास न जाने कितनी जमीन बढ़ गई है, उनके परिवार, ऐसा कहने में आ रहा है। जो कहता है मुख्यमंत्री, उस पर एक डिफेमेशन केस कर देते हैं। केस करने से ये आरोप ठंडा नहीं हो जाएगा। इस पे आपको जवाब देना पड़ेगा कि आखिर जनता गरीब क्यों हुई, असम प्रदेश का युवा बेरोजगार क्यों हुआ, और आपके लोग अमीर क्यों हो गए, और उनकी दौलत बढ़ती कैसी चली गई। आपको जान के हैरानी होगी कि जब सरकार ने बेरोजगार युवाओं को सरकारी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की बात कही कि आप रजिस्ट्रेशन कीजिए ताकि हम आपको रोजगार दे सके, तो जितने युवाओं ने 1,00,000, 1.5 लाख, 1,37,000 युवाओं ने कुछ साल पहले रजिस्ट्रेशन किया था कि हम बेरोजगार हैं, उनका कुछ नहीं हुआ। लेकिन हर साल ये संख्या बढ़ते बढ़ते आज कुछ सालों में 7 गुना बढ़ चुकी है। पिछले 7 सालों में असम का युवा 7 गुना और बेरोजगार हो गया है, जिसके लिए आज बीजेपी की सरकार नाकाम है। हिमंत बिस्वा शर्मा जी को अपनी सरकार की नाकामियों को लेकर माफी मांगनी चाहिए असम की जनता से।